Yes, hello to everybody. I welcome you all to this new KSG Daily News Digest session. आज 18 नवंबर है और आज का पेपर अलग अलग पेपर्स हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इस सेशन का एजेंडा है दैट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द न्यूज़पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए डिस्कस करें, ताकि हमें काफी हद तक ये अंदाजा लग जाए कि न्यूज़पेपर्स को पढ़ा कैसे जाता है, क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या वो टॉपिक्स हैं जो हम कन्वीनियंटली स्किप कर सकते हैं, बिकॉज नॉट everything in the newspaper is important from your exams perspective. तो with this in mind, I am sharing my screen with everybody and मेरे पास आज इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला आर्टिकल है, आफ्टर अ स्लो स्टार्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर in financial year 2025 due to elections, capex recovery likely in second half of financial year 2025, but 40 to 52% push needed to meet targets. बड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, उसका हेडिंग इतना बड़ा है कि अपने आप में क्वेश्चन के बराबर, बट विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। एक रेटिंग एजेंसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आईसीआरए। तो प्लीज रिमेंबर, यूपीएससी ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर आप पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक ब्रेकवुड करके रेटिंग एजेंसी है, वो इंडियन रेटिंग, देयर आर व्हिच आर फॉरेन रेटिंग एजेंसी एज वेल, लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, फिच। तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर रेटिंग एजेंसी है तो वो क्या काम कर रही है, क्या मैंडेट है और कहाँ की है। फिर इस आर्टिकल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं विच नीड टू बी डिस्कस्ड, एज एफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर अ स्लो स्टार्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय बोथ स्टेट्स एंड द सेंटर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25, that has been primarily attributed to the general elections earlier this year because we had a full fledged election. सेकेंड हाफ में देखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, particularly कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इट हैज पिक्ड अप पेस. However, a lot of concerns still remain. देखिए हाफ को कैसे डिवाइड करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर में हाफ बेसिकली मीन्स 1 अप्रैल टू 30 बिकम्स द फर्स्ट हाफ, एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च बिकम्स द सेकेंड हाफ. तो ये तरीके हैं डिवाइड करने के किसी ईयर को, अच्छा रेलिवेंट डेटा निकाला जा सके. तो इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो ब्रॉड टारगेट था व्हेन इट कम्स टू द बजट, इट वाज रुपीज 11,11,111 करोड़. एक इंपॉर्टेंट नंबर है ये, एंड दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 11.1% मोर देन द टारगेट व्हिच द गवर्नमेंट हैड सेट फॉर इटसेल्फ लास्ट ईयर. मतलब वो 10 लाख करोड़ के आसपास का टारगेट था. तो सरकार ने बजट में बताया था कि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेंगे. दैट हैज नॉट हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ, बट थिंग्स हैव गॉटन टू पिक अप पेस. अब धीरे धीरे चीजें तेज होती जा रही हैं बिकॉज चुनाव खत्म हो गए हैं, एंड चुनाव में साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है. तो उसमें जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बल्कि प्रोजेक्ट्स जिनमें ढेर सारा पैसा लगता है, वो कुछ हद तक रुक जाते हैं. फिर इसमें जो डेटा लिखा हुआ है फॉर 15 मेजर स्टेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड केपेक्स. तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट, दिस इज टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स. यहाँ पे जो डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है आर्टिकल में ही, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. हाउ इज दिस इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम कैग? ये भी पता लगा लीजिएगा कि क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ये कैसे अलग है, एक अलग ऑफिस है, एक अलग इंस्टीट्यूशन. फिर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि 11.11 लाख करोड़, दिस इज द टारगेट विच द गवर्नमेंट हैज गिवन टू इटसेल्फ. अब देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने, ये स्टेट्स ने भी कुछ हद तक जो एक्सपेंडिचर लेवल्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की है, एंड सम ग्लोबल फैक्टर्स एंड अदर थिंग्स हैव आल्सो कम इन पिक्चर ड्यू टू दिस. तो स्टेट्स क्या करना है, अपने टैक्स रेवेन्यू को, जो उनका चेंज आया है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड अमिड फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेटेड इन्फ्लेशन. 2-3 दिन पहले के न्यूज़पेपर में याद कीजिए, वी हैड डिस्कस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैड इंक्रीज्ड, एंड दैट इज व्हाई अ ग्रेटर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज गोइंग टू लीड टू रिड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है बीच में. तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यूजुअली कम हो जाता है. फिर इसमें जो इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, दे हैव बीन लो ट्रेडिशनली, और उनमें डिप की वजह से देखा जा रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पूरा बोझ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है वो लार्जली गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है. एंड गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट ये बढ़ाया नहीं जा सकता. इस वजह से गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर दैट दीज नंबर्स रिमेन रेलिवेंट. तो कॉर्पोरेट केपेक्स एक्सपेंडिचर एक नया टर्म देखने को मिला हमें यहाँ पे, दे हैव नॉट बीन वेरी हाई.
they've largely been muted, and this can be attributed to factors like election-related restrictions, geopolitical uncertainties, subdued domestic demand, ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना एंड रिलेटिवली हायर बोरिंग कॉस्ट. एक सजेशन है मेरा स्टूडेंट्स के लिए कि चाइना में जो अभी रिसेंट एक्टिविटीज हो रही है उनको ट्रैक किया जाए, बिकॉज चाइना हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस. फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है रेवेन्यूज को कम करना, टैक्सेशन को कम करना और एक्सपेंडिचर को बढ़ाना. तो इस वजह से चाइना अपनी इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए ये चीज कर रहा है. तो हमें इसको ट्रैक करना है, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रैकिंग दिस विल मेक या विल इंश्योर वाई इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उनकी संख्या कुछ हद तक कम हुई है. उससे ये अंदाजा लग जाएगा. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अकेडमिक टेक्स्ट बुक सॉर्ट ऑफ आर्टिकल. इसमें जो कीवर्ड और टर्म्स है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से देखने चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन में आ सकते हैं. फिर एक सर आर्टिकल और है इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकंड वन. सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे चाइना का जो इकोनॉमी है जो अभी स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट ड्रिवन था. कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का अभी रिइलेक्ट होना और उनकी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, टैरिफ की पॉलिसी है, तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक अपनी इकोनॉमी को डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी करने के लिए ये कर रहा है ऐसा. यस सर, वेरी फेयरली पॉइंटेड आउट, क्योंकि चाइना ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट इंटेंसिव इकोनॉमी रहा है, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेवीली टैरिफ्ड हो जाएंगी. अमेरिका टैक्स लगाएगा ढेर सारा. तो वो दो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. एक तो ये कि और सस्ता प्रोड्यूस करें ताकि टैरिफ का प्रभाव ना पड़े, और दूसरा एक अच्छी डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाए ताकि दूसरे देशों में भेजने की नौबत ही ना आए. अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन चेंजेस इन इंडिया एज वेल. हमारे वहां भी उससे काफी हद तक चेंजेस आएंगे, एंड दे नीड टू बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली. फिर इस टॉपिक पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने देखा था, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2022 with reference to the expenditure made by an organization or a company. Which of the following statements is or are correct? Acquiring new technologies, capital expenditure. This is a correct statement. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. अब ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक चीजें हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हेड में उसमें क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑपोजिट लिखा हुआ है उसका. फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ए इन दिस केस. अगला आर्टिकल है BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, जिसपे दिल्ली एनसीआर की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बैन लगाया है, बिकॉज दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन एक्शन प्लान 4 एक्टिव हो गए. तो ये क्यों लगाया गया? ऑब्वियसली विंटर आने के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन अपने पीक पे पहुंच जाता है, और द एंटायर दिल्ली इज कवर्ड विद स्मोक प्लस फॉग. एंड इस वजह से द गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग डिसीजंस के किसी तरह से ये जो स्मोक की स्थिति है कम हो और ताजी हवा में सांस ले पाए. तो उसके पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है. चालान भी लगा रहे हैं, एंड चालान द अमाउंट्स आर चालान लगभग 514 व्हीकल्स पे लगाया जा चुका है. फिर इसमें एक टर्म लिखा हुआ है भारत एमिशन. दिस टर्म भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेड कंबाइंड इंजन्स. तो जो पुराने समय की गाड़ियां हैं जिनमें इंटर इंजन लगा है, वो जो बहुत ज्यादा पोल्यूट तो नहीं कर रही, देखने के लिए BS नॉर्म्स बनाए गए. एंड ये जो यूरोपियन नॉर्म्स थे उन्हीं के तर्ज पे या उन्हीं आधार पे कुछ हद तक बनाए गए हैं. एंड इंडिया में फिलहाल द लेटेस्ट नॉर्म्स आर BS6 नॉर्म्स. जो सबसे एडवांस लेवल के नॉर्म्स जो है वो BS6 है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड 6 एज वेल, विच स्टूडेंट्स शुड मेक अ नोट ऑफ. वो है प्रेजेंस ऑफ सल्फर. तो 6 में सल्फर को अलग से एक पोल्यूटेंट की तरह ट्रीट किया गया है, और कोई भी व्हीकल अगर ज्यादा सल्फर एमिट करता है तो उस पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की संभावना रहेगी. फिर इसमें एक PPM टर्म लिखा हुआ है. दिस द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज पार्ट मिलियन. तो कितने पार्ट्स पर मिलियन में उसमें रहेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट के, तो उससे भी अंदाजा लग जाता है. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर ऑल हैवी पोल्यूटेंट्स जो व्हीकल्स से ढेर सारे निकलते हैं. तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है, बिकॉज इनसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कफिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एजमा, इन सब की शिकायत भी हो जाती है. और अगर इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा तो अल्टीमेटली दे कॉज अ लॉट ऑफ लंग रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज एज वेल. तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सभी व्हीकल्स को BS6 की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने की जरूरत है. अगर कोई व्हीकल ऐसा नहीं करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर एडिक्वेट पेनल्टीज लगाई जाती है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द graded response action plan which the government has recently started. Now with this I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward.
थैंक यू सर। आज के द हिंदू से मैंने दो आर्टिकल्स लिए हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है, इंडिया कंडक्ट्स द हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल मिसाइल का जो टेस्ट किया है, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या है, सबसोनिक मिसाइल्स क्या होती है, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है। तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी द लास्ट पैराग्राफ, हाइपरसोनिक वेपन्स आर मैन्यूवर एंड कैन फ्लाई एट अ स्पीड एट लीस्ट मैक फाइव फाइव टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो ग्रेटर देन मैक फाइव जो स्पीड्स होती हैं, फाइव टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम हाइपरसोनिक कंसिडर करते हैं। इसमें सबसोनिक एंड सुपरसोनिक किसको कंसिडर करेंगे वो भी हमें अभी हम देखेंगे। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड दिया हुआ है नियर दी ओडिशा कोस्ट। तो इसमें इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो एटलस पे इसको मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज दिस द रेंज ऑफ द मिसाइल। The missile is designed to carry various payloads for the range greater than 1500 किलोमीटर for all the services of the armed forces। तो तीनों में ये यूज हो सकता है, सारी सर्विसेज। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसका ये हो जाता है कि हमारे पास जो हाइपरसोनिक या फिर जो हमारे पास मिसाइल्स थी वो कम रेंज की मिसाइल्स थी, लाइक ब्रह्मोस। तो उसके बाद से ये एक इम्प्रूवमेंट है। दिस इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल विथ 1500 किलोमीटर रेंज एंड इट इज ऑल्सो हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि जो ब्रह्मोस की स्पीड जो थी वो थी अराउंड 2.8 to 3 मैक, है ना, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। बट यहाँ पर हम ग्रेटर देन 5 टाइम्स की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स में। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसोनिक एंड अदर मिसाइल्स एज यू कैन सी, मैक नंबर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड और ऑब्जेक्ट स्पीड इक्वल हो जाती है तो हम उसको ट्रांससोनिक बोलते हैं। उससे कम होती है तो सबसोनिक होता है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होगी तो सुपरसोनिक होगी। एंड देन 5 टाइम्स ग्रेटर होगी तो मैक नंबर ग्रेटर देन 5, तो तब उसको हम उस टाइम पे हाइपरसोनिक कंसीडर करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक शॉर्ट में याद रखना है स्टूडेंट्स को। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा इसका रेफरेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्टेटमेंट वॉज मेड ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। इस पे क्वेश्चंस जैसे मिसाइल्स पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस पे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे ब्रह्मोस है या उससे कनेक्ट करके, या हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, मैक नंबर क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर द हिंदू से ही है। हियर अहेड ऑफ पोल सेंटर इजिएस्ट नॉर्म फॉर सोयाबीन प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोयाबीन प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सी स्कीम है, क्या नॉर्म्स हैं उसके, और क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने रिसेंटली किए हैं। एक दो यहाँ पर बॉडीज भी मेंशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्म्स जो रिलैक्स किए हैं, उसमें रिलैक्सिंग द अर्लियर नॉर्म्स दैट सोयाबीन विथ कंटेंट ऑफ लेस देन 12% कैन बी प्रोक्योर्ड अंडर अंडर दिस प्राइस सपोर्ट स्कीम during the last Kharif season. But now according to the government order, soybean with moisture content up to 15% can also be procured by the state। तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे प्रोक्योरमेंट का कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है। मॉइस्चर कंटेंट से जनरली वेट में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट को, काफ़ी स्टेट्स की डिमांड भी थी, उसको कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। इसमें जो कुछ छोटी मोटी डिटेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल दी the account of this procurement of stock with moisture content up to 15% should be borne by the respective state governments in a larger interest of farmers। तो ये मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज जो जनरली प्रोक्योर करती हैं, नाफेड एंड एनसीसीएफ, तो ये दे आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट टू द स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज एट प्राइस आफ्टर दिस adjustment the value of relaxed percentage of moisture while the payment of MSP in full will be इंश्योर्ड बाय द स्टेट लेवल प्रोक्योरिंग एजेंसीज। तो ये कुछ जो डिफरेंस है, अप टू 12% हम मान सकते हैं मॉइस्चर का जो इनिशियल था, वो जो पेमेंट है वो सेंट्रल एजेंसीज स्टेट एजेंसीज को देगी। देन फिर जो अभी करंटली जो चेंज किया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। इसमें नफेड के बारे में स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए, एनसीसीएफ के बारे में रीड करना चाहिए। ये दोनों एजेंसीज, यहाँ पर ये एनसीसी लिखा हुआ है, एनसीसीएफ है,
तो दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो प्रोक्योरमेंट में हेल्प करती है। तो दोनों किस टाइप की बॉडीज हैं, कब फॉर्म हुई थी, और क्या इनके इनके एजेंडा है, और किस किस क्रॉप को ये प्रोक्योर करती है, और किस टाइप से पूरा प्रोसीजर है, ये स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई इनवाइट मनीष सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। I have one article, and this article is talking about recent government decision to reimpose a special armed force act in the Imphal Valley. तो अभी क्या हुआ है कि जो मणिपुर के 6 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने री इम्पोज किया है अप्सपा को। ठीक है, तो दिस आर्टिकल टॉकिंग कि वेदर इट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही है वहाँ पे वो सॉर्ट आउट होगा इससे और नहीं। तो इसमें जो बेसिक टेक अवे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज दिस एक्ट। तो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1942 इन रिस्पॉन्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट, और हमने इसको रिटेन कर लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एज इट इज। दूसरा इसमें आता है कि ये अभी कहाँ कहाँ पे है। तो ये अभी प्रेजेंट की बात करें तो नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह से ये इम्प्लीकेबल है। व्हाट पावर इट्स गिव्स टू सिक्योरिटी पर्सनल, तो ये स्वीपिंग पावर देता है मेनली विद रिगार्ड टू ओपन फायर और कॉज डेथ। अगर उस सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को आप पे सस्पिशन होता है कि आप आर्म कैरी कर रहे हो या कुछ ऐसा करोगे जिससे सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दे कैन शूट यू। और दूसरा होता है कि दे कैन सर्च एनी प्रीमिसेस और एनी पर्सन विदाउट वारंट। तो ये पावर इनको स्पेशल होता है। और इसके अलावा ये होता है देयर कैन बी नो लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट आर्म फोर्स पर्सनल फॉर दिस एक्शंस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर। अगर आर्मी कुछ करती है तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते अनलेस वी हैव द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दूसरा पार्ट में है कि इसकी हिस्ट्री मणिपुर में क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसका तीसरा पार्ट है कि व्हाई दिस एक्ट इज री इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं तो उसमें है कि विदाउट स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन। द रीजन इसके पीछे जो है कि जो दो कम्युनिटी है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मणिपुर का, दैट इज डीपली डिवाइड। तो इफ आर्मी इज टेकिंग एनी बोनाफाइड एक्शन दे मे बी प्रोसिक्यूटेड, उनके अगेंस्ट केसेस लॉन्च की जा सकती है। क्योंकि अगर मैटी कम्युनिटी का कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है और आर्मी मैटी के अगेंस्ट कुछ करती है, तो इट मे बी पॉसिबल कि दे में रजिस्टर केस अगेंस्ट द आर्मी बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द मैटी कम्युनिटी। तो ये एक पॉइंट आउट किया गया है इसमें। उसके बाद से यहाँ पे आता है कि व्हाट इम्पैक्ट विल द अस्पा विल मेक। ओके, वी आर गिविंग देम द फुल ऑथोरिटी, बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो आर्मी इज नॉट गोइंग टू यूज इट्स फुल फोर्सेस इन दैट केस ऑल्सो। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो चैलेंज इन द सिक्योरिटी फोर्सेस इज फेसिंग इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इज नॉट ओनली इंसर्जेंसी बट ऑल्सो सिविल सोसाइटी। क्योंकि सिविल सोसाइटी काफी एक्टिव है स्टेट में, एंड दे आर सेइंग मेनी थिंग्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर कुछ हार्ड एक्शन लिया जा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे डुअल चैलेंज है जो सिक्योरिटी फोर्सेस फेस कर रही है। उसके बाद से यहाँ पे एक पॉइंट आउट ये भी किया गया कि बाय इम्पोजिंग दिस एक्ट वेदर विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। क्योंकि वी आर गिविंग द स्वीपिंग पावर टू आर्मी, बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग सच फोर्सेस अगेंस्ट द सिविलियन। जो कि यहाँ पे केस हाईलाइट किया गया है, नागालैंड वाले में जो इंसर्गेंट ग्रुप था वो ज्यादा एक्टिव हो गया था बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो लास्ट पार्ट में ये डील करता है कैन टफ एक्शन बाय द आर्मी लीड्स टू एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। तो यहाँ पे पहला केस स्टडीज है नागालैंड का जहाँ पे वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है एज ए स्टेट इन ए स्टेट विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन political demands, more will need to do. Government need to look out for other avenue through which the जो differences है अभी जो चल रही है कम्युनिटी लेवल पर, दैट उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। और जो अभी तक गवर्नमेंट ने किया है वो इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। तो along with the ASPA हमें आर्मी को पावर देना है, बट वी नीड टू लुक आफ्टर द अदर अल्टरनेटिव through which we can solve this problem in the state of Manipur. तो this is the basic takeaway of this article. Important है, internal security के लिए important है। Along with that आप इसको prelims में भी ये जो act है इससे questions आ सकता है, तो इसको holistically prepare किया जा सकता है। This is all from my side, and with this I would like to conclude today's session. Thank you all.